नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जगत मोनेरा यानी किंगडम मोनेरा को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जगत मोनेरा के अंतर्गत उन सभी सूक्ष्म जीवों को रखा गया है जो प्रोक्रियोटिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि इनके पास न तो कोई स्पष्ट केंद्रक होता है और न ही झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग। इस जगत के मुख्य सदस्य जीवाणु यानी बैक्टीरिया हैं, जो पृथ्वी पर हवा, पानी, मिट्टी से लेकर गर्म पानी के झरनों और बर्फ जैसी चरम स्थितियों में भी पाए जाते हैं। जगत मोनेरा के सामान्य लक्षण देखते हैं। सबसे पहली बात, जगत मोनेरा की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, जिसका मतलब है कि इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगर इनकी बाहरी परत की बात करें तो इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो मूल रूप से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। रासायनिक तौर पर देखें तो इस कोशिका भित्ति में 3 मुख्य अम्ल पाए जाते हैं, डायमिनोपिमेलिक अम्ल, टिकोइक अम्ल और म्यूरमिक अम्ल। इसके अलावा इनमें झिल्ली से घिरे कोशिकांग जैसे अंतर्द्रवीय जालिका, गोल्जिकाए, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं कि ये अपना जीवन कैसे चलाते हैं। मोनेरा में पोषण के 2 मुख्य प्रकार हैं। स्वपोषी जीवाणु, ये प्रकाश या रसायनों का उपयोग करके खुद ऊर्जा बनाते हैं। विषमपोषी जीवाणु, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, जिनमें परजीवी जो पौधों और इंसानों में रोग फैलाते हैं और मृतोपजीवी शामिल हैं। श्वसन के मामले में ये वायवीय भी हो सकते हैं और अवायवीय भी। गति करने के लिए ये या तो सतह पर विसर्पण यानी ग्लाइडिंग करते हैं या फिर अपने कशाब यानी फ्लैजेला की मदद से तरल माध्यम में तैरते हैं। बात करें इनके वंश बढ़ाने की तो जीवाणुओं में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है। यह मुख्य रूप से द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, मुकुलन, बडिंग, कोनिडिया या फिर एंडोस्पो के निर्माण द्वारा होता है। हालांकि इनमें कोई वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान यानी लैंगिक प्रक्रियाएं 3 विधियों द्वारा होती हैं। पहली संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन, दूसरी रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरी पारक्रमण यानी ट्रांसडक्शन। इन तीनों को हम अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। जीवाणुओं का आकार उनकी प्रजाति के अनुसार अलग अलग होता है। इनका सामान्य आकार 0.2 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। दुनिया के सबसे छोटे जीवाणु 0.15 से 0.3 माइक्रोमीटर तक के हो सकते हैं। वहीं सबसे बड़े जीवाणु 600 से 750 माइक्रोमीटर तक बड़े हो सकते हैं। अब देखते हैं इनकी मुख्य आकृतियां, जो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। गोलाकार, ये गोल आकार के होते हैं, जैसे स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। दंडाकार, ये रॉड या बेलन जैसे दिखते हैं, जैसे बसिलस और एस्चरिचिया कोलाई। सर्पिलाकार, ये स्प्रिंग या लहरदार होते हैं, जैसे स्पिरलम और ट्रिपोनिमा। अल्पविरामाकार, ये दिखने में कॉमा जैसे होते हैं, जैसे हैजा फैलाने वाला जीवाणु वाइब्रियो कॉलरे। आमतौर पर मिलने वाली आकृतियों के अलावा कुछ जीवाणु फिलामेंट्स तारकीय, तारे जैसे या प्लियोमॉर्फिक, बहुरूपी भी होते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि जब परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं होती, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में, कुछ जीवाणु खुद को बचाने के लिए एंडोस्पो बना लेते हैं और जीवित रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एंडोस्पो बनाने से उनकी मूल आकृति में कोई बदलाव नहीं आता। सबसे सामान्य जीवाणु का आकार 1 से 5 माइक्रोमीटर के बीच होता है। दुनिया का सबसे छोटा जीवाणु माइकोप्लाज्मा है, जिसका आकार लगभग 0.15 से 0.3 माइक्रोमीटर ही होता है। वहीं सबसे बड़ा ज्ञात जीवाणु थायोमेगेरिटा नामीबियंसिस है, जो लगभग 750 माइक्रोमीटर तक बड़ा हो सकता है। जगत मोनेरा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, पहला आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा यूबैक्टीरिया। अगर हम आर्कीबैक्टीरिया की अनोखी खूबियों की बात करें तो इनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल में सामान्य बैक्टीरिया की तरह पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, बल्कि यह ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। इसी खास बनावट के कारण इनमें एंटीबायोटिक दवाओं और कोशिकाओं को तोड़ने वाले लाइटिक एजेंट्स के प्रति बहुत ही उच्च प्रतिरोधकता पाई जाती है। इनकी कोशिका झिल्ली में लिपिड की एक बहुत ही अलग द्विपरत बाइलेयर संरचना होती है। दिलचस्प बात यह है कि आर्किया का आरएनए पॉलीमरेज और इनके राइबोसोमल प्रोटीन काफी हद तक विकसित जीवों यानी यूकेरियोट्स से मिलते जुलते हैं। आर्कीबैक्टीरिया का आकार लगभग 1/10 माइक्रोमीटर से लेकर लगभग 15 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर इनकी गतिशीलता की बात करें तो गति करने के लिए कुछ जीवाणुओं में फ्लैजेला पाए जाते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके फ्लैजेला की संरचना यानी स्ट्रक्चर अन्य सामान्य जीवाणुओं के फ्लैजेला से बिल्कुल भिन्न यानी अलग होती है।
इसके साथ ही आर्कीबैक्टीरिया गैर रोगजनक जीवाणु होते हैं, जिसका मतलब है कि ये बीमारी नहीं फैलाते और अन्य जीवों के अंदर और उनके आसपास सुरक्षित रूप से रहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया मुख्य रूप से स्वपोषी होते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए कार्बन स्थिरीकरण नामक एक विशेष प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसके लिए ये वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मेथेनोजन। पहला है हेलोफिल्स। ये उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां नमक की सांद्रता बहुत अधिक होती है। इनकी एक बड़ी खासियत यह है कि इनमें बैक्टीरियोरोडोप्सिन नाम का एक लाल या नारंगी पिगमेंट पाया जाता है। इनके उदाहरण हैं हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस और नाइट्रोनाबैक्टीरियम। दूसरा है थर्मोएसिडोफिल्स। नाम से ही पता चलता है कि ये अत्यधिक उच्च तापमान और निम्न पीएच में जीवित रहने के मास्टर हैं। ये 100 डिग्री सेल्सियस तापमान और 2 पीएच की खतरनाक स्थिति में भी आराम से जीवित रह सकते हैं। इनमें से ज्यादातर अवायवीय होते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं पायरोडिक्टियम, पायरोकोकस, सल्फोलोबस, थर्मोकोकस और थर्मोप्रोटियस। तीसरा और सबसे दिलचस्प है मीथेनोजेंस। ये कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदल सकते हैं और ये केवल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी यानी अवायवीय माहौल में ही जीवित रहते हैं। ये वही जीव हैं जो दलदली इलाकों में दलदली गैस या बुलबुले पैदा करते हैं। ये मवेशियों और दीमकों की आंत यानी गट में भी पाए जाते हैं। ये छड़ या गोल आकार के होते हैं और ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इनके उदाहरण हैं मैथेनोबैक्टीरियम, मैथेनोकोकस और मैथेनोमाइक्रोबियम। आर्कीबैक्टीरिया का कोशिका व्यास लगभग 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर होता है, जो यूकेरियोटिक कोशिका के आयतन का महज 1/1000वां हिस्सा है। इनके मुख्य 3 आकार होते हैं, गोलाकार यानी कोक्सी छड़ के आकार के यानी बेसिली और सर्पिलाकार जैसे विब्रियो, स्पिरिलम और स्पाइरोकीट। इसके अलावा ये कुछ बेहद अनोखे आकारों में भी पाए जाते हैं, जैसे अनियमित आकार की लोब वाली संरचनाएं, सुई जैसी तंतुमय संरचनाएं, लगभग पुनर्तः आयताकार छड़ें, चपटी व वर्गाकार आकृतियां, और यहाँ तक कि यह तंतु समूह या बहुकोशिकी कॉलोनी के रूप में भी दिखाई देते हैं। सभी प्रोकैरियोट्स की तरह ये भी सरल होते हैं, लेकिन इनमें कुछ खास बातें हैं। कोशिका भित्ति की भूमिका। इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन रहित होती है। ये कठोर भित्ति कोशिका को सहारा देती है, उसका आकार बनाए रखती है और इसे कम रक्तचाप या बाहरी दबाव में फटने से बचाती है। साइटोप्लाज्म सेल्स में सघन साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें चयापचय और पोषण के सभी अणु तथा यौगिक मौजूद होते हैं। इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम, प्लास्मिड और न्यूक्लियोइड यानी डीएनए पाए जाते हैं। झिल्ली से घिरे अंगों का अभाव। क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इसलिए इनमें नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और क्लोरोप्लास्ट जैसे विकसित अंग पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। ये सूक्ष्मजीव हमारे लिए 3 मुख्य रूपों में बहुत उपयोगी हैं। गोबर गैस उत्पादन। गोबर और मल से गोबर गैस यानी मीथेन उत्पन्न करने में मीथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी। इनके अंदर पाए जाने वाले ऊष्मा प्रतिरोधी हीट रेजिस्टेंट थर्मोफिलिक एंजाइम और प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बायोटेक इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बायोसेंसर। आधुनिक विज्ञान में इनका उपयोग प्रभावी बायोसेंसर के रूप में भी किया जा रहा है। यूबैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। ये मिट्टी में पाए जाते हैं, पानी और जल स्रोतों में तैरते हैं, मनुष्यों और जीवों के मल में होते हैं, सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों में अपघटक के रूप में रहते हैं, और तो और ये पौधों और जानवरों के शरीर के अंदर और बाहर भी वास करते हैं। यानी पृथ्वी का कोई भी कोना इनसे अछूता नहीं है। यूबैक्टीरिया के वर्गीकरण को 4 मुख्य आधारों पर समझाया गया है। पहला आधार है आकार। इसके अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं। कोकस, गोल या अंडाकार जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, बेलनाकार या रॉड जैसे लैक्टोबैसिलस, स्पिरिलम, स्प्रिंग या सर्पिलाकार विब्रियो, मुड़ी हुई छड़ या कॉमा के आकार के जैसे हैजा का जीवाणु वाइब्रियो कॉलरे। दूसरा आधार है पोषण। पोषण के मामले में ये 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी जैसे नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, और रसायन संश्लेषी जो अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी चीजों से ऊर्जा लेते हैं, शामिल हैं। विषमपोषी, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। इनमें मृत पदार्थों को तोड़ने वाले अपघटक डिकम्पोजर्स और बीमारियों के जिम्मेदार परजीवी पैरासाइट्स आते हैं। वर्गीकरण का तीसरा आधार है ग्राम स्टेनिंग। क्रिश्चियन ग्राम की तकनीक के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है।
ग्राम पॉजिटिव जिनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन की मोटी परत होती है और ये स्टेनिंग के बाद बैंगनी या नीला रंग दिखाते हैं। ग्राम नेगेटिव जिनकी बाहरी परत में लिपोपॉलीसेकेराइड होता है और ये सेफ्रेनिन के कारण गुलाबी या लाल रंग दिखाते हैं। चौथा बिंदु है इनके प्रमुख वंश यूबैक्टीरिया के प्रमुख रूपों में शामिल हैं। साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। माइकोप्लाज्मा जिनकी कोशिका भित्ति नहीं होती और ये सबसे छोटे जीव हैं जैसे माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई। प्रोटीबैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला और ई कोलाई। इसके अलावा इनमें क्लैमिडिया और सर्पिलाकार स्पाइरोकिट्स भी आते हैं। इनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।